मान लीजिए क्लास हमने बनाई क्लास ए, और क्लास ए के अंदर मैंने पब्लिक एक फंक्शन बनाया F1 नाम का, और कुछ कोडिंग है इसके लिए। और इसी तरीके से मैंने एक और क्लास बनाई क्लास बी, लेकिन ये क्लास बी की खास बात है कि ये क्लास ए की चाइल्ड क्लास है, और इसके अंदर भी मैंने पब्लिक फंक्शन बना दिया वॉइड F2, ठीक है ना। और उसके बाद मेन फंक्शन भी बनाता हूं, कोई भी फंक्शन होगा जिसके अंदर से मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। अच्छा, ओबीजे डॉट F1 कॉल होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, है ना। कैसे होता है, हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा था कि कंपाइलर देखेगा कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है, कंपाइलर देखेगा कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है, कॉलर ऑब्जेक्ट है ओबीजे, ओबीजे बी टाइप का है, इसलिए बी क्लास में जाएंगे। बी क्लास में F1 मिला क्या? नहीं मिला, इसीलिए उसकी पैरेंट क्लास यानी क्लास ए में जाएंगे, और क्लास ए में उसे F1 मिला क्या? हाँ मिल गया, आर्ग्यूमेंट्स भी मैच हो रहे हैं, तो ये बाइंड हो जाएगा। इवन आप कॉल करते हो ओबीजे डॉट F2, तो ये ओबीजे बी टाइप का है, बी क्लास में जाएंगे, F2 फंक्शन वहां मिल जाएगा, बाइंड हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि बी क्लास में मैं फंक्शन का नाम F2 ना रख के F1 रख दूं, और ऐसी सिचुएशन में F2 तो कोई है ही नहीं, तो मैं F2 को नहीं कॉल कर रहा, पर मैं F1 को तो कॉल कर रहा हूं। कौन सा वाला कॉल होगा, पैरेंट क्लास वाला या चाइल्ड क्लास वाला, या फिर एरर? ओके, दोनों मिक्स तरह के आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग एरर बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं बी क्लास वाला चलेगा। देखो, हम अपने फंडामेंटल्स के थ्रू ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम जिस तरीके से अभी तक करते आ रहे थे पिछली क्लास से, और अभी भी मैंने आपको जब F2 का एग्जांपल दिया था तब करा था, उसी तरीके से करेंगे। तो लाइन को देखिए, कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है? ओबीजे। तो ओबीजे किस टाइप का है? बी टाइप का है ना सादा, बी टाइप का है। तो बी क्लास में चलते हैं। बी क्लास में F1 नाम का कोई फंक्शन है क्या? है, मिल गया। तो क्या वो पैरेंट क्लास में जाएगा? नहीं जाएगा। तो जो चाइल्ड क्लास में है वो बाइंड हो जाएगा, इसीलिए चाइल्ड क्लास वाला यानी बी क्लास वाला F1 चलेगा। अगर बी क्लास में F1 नहीं होता तो पैरेंट क्लास में जाता। गॉट इट? तो दिस इज नॉट एन एरर। एरर क्यों नहीं आ रही है, रीजन भी समझ में आ रहा है, क्योंकि कंपाइलर किस तरह से काम कर रहा है या करता है वो अब हमें पता है। हमें मालूम है कि वो पहले चाइल्ड क्लास में जाता है, चाइल्ड क्लास में नहीं मिलता तो ही पैरेंट क्लास में जाता है। तो उसे तो चाइल्ड क्लास में मिल गया ना F1 नाम का फंक्शन, इसलिए वो ए क्लास में जाएगा। तो उसके लिए दो F1 में से एक को चुनने वाली बात है ही नहीं। दो F1 में से एक पर्टिकुलर F1 को चुनने वाली बात तब होती जब बी क्लास के अंदर ही दो F1 नाम के फंक्शन होते। अभी तो एक वर्जन चाइल्ड में है, एक वर्जन पेरेंट में। तो चाइल्ड से पेरेंट में हम गए ही नहीं, क्योंकि चाइल्ड में उस नाम का वर्जन मिल गया। तो दो में से एक को चुनने वाली सिचुएशन तो आई नहीं ना। गॉट इट? इसीलिए चाइल्ड वाला चलेगा। ये बात पक्की है कि चाइल्ड वाला चलेगा। नोटिस करिए, पेरेंट और चाइल्ड दोनों क्लासेस में F1 फंक्शन का प्रोटोटाइप एग्जैक्टली सेम है, जो भी है बस सेम है। अगर पेरेंट और चाइल्ड क्लास में फंक्शन का प्रोटोटाइप एग्जैक्टली सेम होता है तो इसे बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या है, जिस प्रोटोटाइप का फंक्शन पेरेंट क्लास में है उसी प्रोटोटाइप का फंक्शन आप चाइल्ड क्लास में बना दीजिए, तो ये हो जाती है फंक्शन ओवरराइडिंग। हाँ, ऑब्वियसली अंदर कोडिंग अलग अलग करोगे, लेकिन प्रोटोटाइप सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो इसको फंक्शन ओवरराइडिंग कहेंगे। अच्छा, मान लीजिए ए क्लास के अंदर एक फंक्शन है F2, ठीक है, F2, और इधर भी एक फंक्शन है, लेकिन इसमें आर्ग्यूमेंट है। क्या इसे फंक्शन ओवरराइडिंग कहेंगे? नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। अगर मैं ओबीजे डॉट F2 को कॉल करूं तो क्या होगा? ए वाला चलेगा या बी वाला चलेगा, या फिर एरर आएगी? देखो, हम फंडामेंटल्स पे चलते हैं वापस से, कुछ भी आप आंसर दे रहे हो उससे पहले फंडामेंटल्स पे चलो। क्या था ऑब्जेक्ट, किसका है? जो लोग इस फंडामेंटल को, जिसको मैं बोलता हूं अर्ली बाइंडिंग, इसका फंडामेंटल यूज नहीं कर रहे हो और आंसर दे रहे हो तो गलत कर रहे हो। आज मैं तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं सेम चीज, पर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो। कुछ लोग, बाकी सब समझ पा रहे हैं, पर कुछ लोग अभी भी अर्ली बाइंडिंग अप्लाई ही नहीं करते हैं। सबसे पहले इस लाइन में देखो, फंडामेंटल तरीका सेम है। कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है? ओबीजे। किस क्लास टाइप का है? बी क्लास का। तो बी क्लास में जाकर देखिए क्या कोई F2 नाम का फंक्शन है? यस है, इसलिए पेरेंट क्लास में नहीं जाएंगे, पेरेंट क्लास में नहीं जाएंगे। फिर देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, तो एरर आ जाएगी। वो ये कहेगा कि बी क्लास में F2 है, पर वो एक इंट आर्ग्यूमेंट मांग रहा है और कॉल करते वक्त आप कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए एरर आएगी। समझ में आया? अगर आप F2 को कॉल करते वक्त कोई इंटीजर वैल्यू पास कर रहे होते तो बी क्लास वाला चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ए क्लास वाला कैसे चलता? चलता ही नहीं, क्योंकि चाइल्ड क्लास में जब F2 नाम का कैसा भी फंक्शन मिल गया है तो पेरेंट क्लास में तो नहीं जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसको हम बोलते हैं फंक्शन हाइडिंग। फंक्शन हाइडिंग मतलब जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में फंक्शन सेम नेम का है पर आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस है, तो इसको बोल रहे हैं फंक्शन हाइडिंग। ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन। कई लोग बोलते हैं कि सर दोनों फंक्शन का नाम F2 है, आर्ग्यूमेंट्स में अंतर है, मतलब सिग्नेचर डिफरेंट है, नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट्स में अंतर है, तो ये तो फंक्शन ओवरलोडिंग होना चाहिए।
तो मेरी बात ध्यान से सुने, फंक्शन ओवरलोडिंग अगर होती तो दोनों वर्जन चल सकते होते, एक बात। दूसरी बात, ओवरलोडिंग के लिए जरूरी है कि सारे ओवरलोडेड वर्जन यानी दोनों F2 एक ही क्लास में बने होते, एक पैरेंट में और एक चाइल्ड में नहीं, ये दोनों अलग अलग क्लास में नहीं बने होते, एक ही क्लास में बने। या तो दोनों F2 पैरेंट क्लास में बने या दोनों F2 चाइल्ड क्लास में बने, तभी वो एक स्कोप में आएंगे, और जब एक स्कोप में आएंगे तब वो कैंडिडेट्स कहलाएंगे। अभी तो बी क्लास में जाते हैं, बी क्लास में F2 दिख जाता है, ए क्लास में जाती नहीं है, तो ए क्लास वाला F2 तो कैंडिडेट बन ही नहीं पा रहा ना, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो ही नहीं पाई, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, फंक्शन हाइडिंग। इनहेरिटेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है इनहेरिटेंस, लेकिन वो इंप्लीमेंट कैसे हुआ है इनहेरिटेंस, कंपाइलर के वर्क करने का तरीका कैसा है वो भी समझना पड़ेगा ना। कंपाइलर दोनों क्लास को मिलाकर एक क्लास की तरह टेक्निकली ट्रीट नहीं कर रही है, वो तो पहले बी क्लास में जाता है और फिर कोई चीज नहीं मिलती तो ए क्लास में जाता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो कई लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं भी होता है, ये सी प्लस प्लस है। ओके, चलो गुड, समझ में आया ना। तो फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन हाइडिंग में क्या फर्क है, फंक्शन ओवरराइडिंग में प्रोटोटाइप सेम होगा, फंक्शन हाइडिंग में आर्गुमेंट्स में अंतर होगा, नाम सेम है, ठीक है। यस साधव पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट ये था कि सर जैसे आपने सबसे पहले जब हमें विजिबिलिटी मोड्स पढ़ाया था हाँ। तो आपने बोला था कि अगर विजिबिलिटी मोड पब्लिक है तो ऊपर प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड जाएगा, पब्लिक पब्लिक बन जाएगा। तो सर हम यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाते हैं, हम लोग कंपाइलर का जो अभी जैसे आप बता रहे हैं फंडामेंटल से जा रहे हैं, तो सर हम वो क्यों यूज करें, सर हम तो यूजर 1 और यूजर 2 वो वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे बात हो रही है अगली बाइंडिंग की, और मैंने बाइंडिंग में कंपाइलर कैसे काम करता है वो बता रहा हूँ, और आप उसे कंपेयर कर रहे हैं विजिबिलिटी मोड से, ठीक है। विजिबिलिटी मोड्स का मतलब ये हो गया कि भाई कौन सा कहां से एक्सेसिबल है, यहाँ ये बात नहीं हो रही कि कौन सा कहां से एक्सेसिबल, ये तो दोनों एक्सेसिबल है, ओके पेरेंट वाले वर्जन भी और चाइल्ड वाले वर्जन भी सर। एक्सेसिबिलिटी, वो तो नाम से हो रहा है इसलिए इशू आ रहे हैं। ओके सर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नाम के क्लैश की है। अगर मान लो चाइल्ड क्लास में F1 F2 हटा दूं, यस सर। पेरेंट वाले चलेंगे, ठीक है सर। सर लेकिन जो ऊपर पब्लिक है वो नीचे भी तो पब्लिक मतलब पब्लिक बिल्कुल बिल्कुल हम, लेकिन वो नीचे आते नहीं है, कंपाइलर ऊपर जाता है, हमें ये आवाज होता है कि वो ऊपर से नीचे कॉपी हो गया, वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हम ऐसा बोलते हैं कि वो ऊपर से नीचे आ गया, पर एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन लेवल पर इंप्लीमेंट कैसे हुआ है कि कंपाइलर चाइल्ड क्लास में देखता है नहीं मिलता है फिर ऊपर जाता है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ओवरलोडिंग के लिए सेम क्लास में होना चाहिए, फंक्शन हाइडिंग के लिए पेरेंट वाले वर्जन को आपने हाइड किया है चाइल्ड क्लास में, यानी एक वर्जन पेरेंट में है उसी नाम का फंक्शन आपने चाइल्ड क्लास में बनाया पर आर्गुमेंट्स में अंतर रखा, ठीक है निकिता। ओके, आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा फंक्शन ओवरराइडिंग एंड फंक्शन हाइडिंग। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग, स्पेशली ओवरराइडिंग इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली अंकित, ओवरराइडिंग भी इनहेरिटेंस के केस में पेरेंट और चाइल्ड क्लास के बीच में लगने वाला कॉन्सेप्ट है। एक ही क्लास में तुम सेम प्रोटोटाइप के दो फंक्शन तो वैसे भी नहीं बना सकते ना अंकित, सेम प्रोटोटाइप हो गया तो सिग्नेचर तो सेम हो ही गया ना, नहीं आई बात समझ में अंकित। तो फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन हाइडिंग दोनों इनहेरिटेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, पर मैं अभी ओवरराइडिंग के बारे में बता रहा हूं व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करो तुम्हारे पास एक क्लास है कार, तो कार में गियर नाम का वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए शिफ्ट गियर नाम का एक फंक्शन होगा। ये शिफ्ट गियर फंक्शन क्या करता है, गियर की वैल्यू को चेंज करता है। शिफ्ट गियर एक पब्लिक फंक्शन है क्लास कार के अंदर, तो कार क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट लगाकर शिफ्ट गियर फंक्शन को कॉल करेगा गियर की वैल्यू चेंज करने के लिए। इज दैट क्लियर? शिफ्ट गियर एक फंक्शनैलिटी होगी जो गियर की वैल्यू को चेंज करती होगी। अब हम स्पोर्ट्स कार क्लास बना रहे हैं जो कि कार की चाइल्ड क्लास है। सोचो अगर आप स्पोर्ट्स कार क्लास बना रहे हो तो आप अपने यूजर्स के बारे में सोच रहे हो, यूजर 1 और यूजर 2 के बारे में, कि वो लोग आपकी क्लास को यूज करेंगे। खासतौर पे जब यूजर 1 आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसे भी तो शिफ्ट गियर वाली सर्विस चाहिए होगी गियर चेंज करने के लिए, तो वो ये चाहता है, इसीलिए वो पब्लिक इनहेरिटेंस करता है। पब्लिक इनहेरिटेंस करने से क्या होगा, जो पेरेंट क्लास के यानी कार क्लास के पब्लिक मेंबर्स हैं वो स्पोर्ट्स कार के भी पब्लिक मेंबर्स माने जाएंगे, इसीलिए स्पोर्ट्स कार का यूजर 1 स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगा के शिफ्ट गियर को कॉल करेगा, ठीक है। तो चलेगा कौन सा, करंट वाला। समझ में आई बात? इसलिए पब्लिक इनहेरिटेंस करा, ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन स्पोर्ट्स कार में गियर चेंज करने का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है, इंप्लीमेंटेशन लेवल पर डिफरेंट है। कार में गियर गियर चेंज दोनों में हो रहे हैं, पर कार में गियर चेंज होने की टेक्नोलॉजी अलग है और स्पोर्ट्स कार में अलग है। सपोज करो, तो दोनों जगह अलग अलग कोडिंग चलनी चाहिए। अगर कार का ऑब्जेक्ट शिफ्ट गियर को कॉल करता है तो शिफ्ट गियर सर्विस तो चाहिए उसे, शिफ्ट गियर चले, पर काम हो किस तरह से वो टेक्नोलॉजी अलग है। स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट अगर शिफ्ट गियर को कॉल करे तो गियर शिफ्ट होगा, लेकिन उसका तरीका अलग होगा, इंप्लीमेंटेशन अलग होगा। स्पोर्ट्स कार वाले, आप जैसे स्पोर्ट्स कार बना रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि यार आपके यूजर 1 को, यानी जो आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है, वो शिफ्ट गियर को कॉल कर रहा है तो शिफ्ट गियर करंट क्लास वाला चल रहा है और वो पुराने तरीके से काम करता है। स्पोर्ट्स कार चाहता है कि नहीं ऐसे नहीं काम होना चाहिए, नए तरीके से काम होना चाहिए। तो आप ये चाहते हो कि कार क्लास से जो शिफ्ट गियर नाम की सर्विस आपको मिल रही है, ये इसको मॉडिफाई कर दें हम। यू वांट टू मॉडिफाई फॉर योर यूजर्स। ये बात समझ में आई क्या? आप लोग ये चाहते हो कि आपकी क्लास स्पोर्ट्स कार को कार क्लास से जो शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन मिल रहा है ड्यू टू इनहेरिटेंस, उसको आप मॉडिफाई कर सकें अपनी स्पोर्ट्स कार के हिसाब से, ताकि स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट जब शिफ्ट गियर को कॉल करे तो उसे स्पोर्ट्स कार स्पेसिफिक वर्जन मिले। प्रॉब्लम ये है कि अगर कार क्लास के अंदर शिफ्ट गियर में चेंजेस कर दें तो कार क्लास के यूजर्स के लिए भी शिफ्ट गियर चेंज हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते थे। वी वांट टू मॉडिफाई शिफ्ट गियर फंक्शन ऑफ कार फॉर द यूजर्स ऑफ स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार वाला चाह रहा है कि उसे मॉडिफाई कर दें क्योंकि उसे ये सर्विस मिल रही है। अब कार के यूजर्स के लिए भी शिफ्ट गियर रहना चाहिए, स्पोर्ट्स कार के लिए भी रहना चाहिए। अब एक ही फंक्शन दो काम नहीं कर पा रहा, तो स्पोर्ट्स कार बनाने वाला शिफ्ट गियर फंक्शन की ओवरराइडिंग करेगा।
वो किसी और नाम से भी फंक्शन बना सकता है। शिफ्ट गियर में जैसे शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन है कार में, स्पोर्ट्स कार के अंदर हमने चेंज गियर नाम का फंक्शन बना दिया। पर ये सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाएगा कोई, तो ऑब्जेक्ट डॉट लगा के शिफ्ट गियर को भी कॉल कर सकता है, चेंज गियर को भी कॉल कर सकता है। ये थोड़ा ना चाह रहे हैं। एक ही तरीका देंगे ना गियर चेंज करने का। तो हम क्या चाहते हैं कि स्पोर्ट्स कार क्लास के अंदर हम जानबूझ के शिफ्ट गियर नाम से सेम प्रोटोटाइप से फंक्शन बनाएं, ताकि पेरेंट वाला वर्जन को मौका ही ना मिले चलेगा। अगर स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट शिफ्ट गियर को कॉल करेगा तो स्पोर्ट्स कार वाला शिफ्ट गियर चलेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स कार क्लास के अंदर हमने शिफ्ट गियर बनाया वो डिफरेंट है, कोडिंग डिफरेंट है, प्रोटोटाइप सेम है, पर कोडिंग तो हम डिफरेंट कर रहे हैं। जो मॉडिफिकेशन हम करना चाहते थे कार क्लास के शिफ्ट गियर में, हमने वहां नहीं किया। कार क्लास का शिफ्ट गियर एज इट इज रहा, बस स्पोर्ट्स कार का शिफ्ट गियर फंक्शन हमने स्पोर्ट्स कार के हिसाब से कोड कर दिया। प्रोटोटाइप सेम सर्विस बट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन है। सर्विस तो सेम है ना, शिफ्ट गियर कार के यूजर्स के लिए भी है, स्पोर्ट्स कार के यूजर्स के लिए भी है। अब किसका ऑब्जेक्ट बना है इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला शिफ्ट गियर चलेगा। समझ में आया क्या? तो ओवरराइडिंग करी तो अगर स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्पोर्ट्स कार वाला ही शिफ्ट गियर चलेगा। स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट होगा तो स्पोर्ट्स कार क्लास में जाके देखेंगे वहां शिफ्ट गियर मिल जाएगा, तो पेरेंट क्लास में जाएंगे नहीं। और अगर कार क्लास का ऑब्जेक्ट शिफ्ट गियर को कॉल करेगा तो सीधे कार क्लास में जा रहे होंगे, तो वहां वाले शिफ्ट गियर को कॉल कर रहे होंगे। समझ में आई बात? गुड। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी नई क्लास, चाइल्ड क्लास, को पेरेंट क्लास की कोई सर्विस चाहिए है अपने यूजर्स के लिए, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करके चाहिए। तो बेहतर है कि ओवरराइडिंग कर लें, ऊपर वाली क्लास में फंक्शन में चेंजेस ना करें, क्योंकि वो फंक्शन पेरेंट क्लास के यूजर्स के लिए तो वैसा ही वर्क करना चाहिए। तो इसलिए ओवरराइडिंग इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान से पहले समझिएगा। अभी जो मैंने आपको बातें समझाई कि वाई ओवरराइडिंग इज इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि वाई ओवरराइडिंग इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एक सिचुएशन देकर समझाया कि ऐसी सिचुएशन में हमें ओवरराइडिंग करनी चाहिए। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं जिसको मैं फंक्शन ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट से आगे चल के जोड़ने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बेस क्लास का पॉइंटर यानी पेरेंट क्लास का पॉइंटर अपनी किसी भी डिसेंडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख सकता है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, नोट्स बनाओगे, इसको लिखना। देखो, पॉइंटर के बारे में तुमने ये पढ़ के रखा हुआ है कि पॉइंटर जिस टाइप का होता है उसी टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करता है। इंट टाइप का पॉइंटर होगा, इंट वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा। फ्लोट टाइप का पॉइंटर होगा तो फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा। कॉम्प्लेक्स टाइप का पॉइंटर होगा तो कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखेगा, राइट? लेकिन इनहेरिटेंस के केस में पेरेंट क्लास का पॉइंटर बनाया और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसमें रख रहा हूं, देखा जाए तो टाइप अलग अलग है, बट यस इट इज पॉसिबल। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। चाइल्ड का पॉइंटर बनाओ और पेरेंट के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना चाह रहे हैं, नो नॉट पॉसिबल। पेरेंट का पॉइंटर, आप ऐसे सोचिए क्लास हायरार्की में ऊपर वाली क्लास का पॉइंटर बना रहे हैं तो नीचे वाली क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। ये इनहेरिटेंस के लिए है सिर्फ बात, ठीक? ओके। बेस पॉइंटर कैन पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास, ठीक है? ओके, समझ में आ गई बात। अब मैं कह रहा हूं कि इसी प्रोग्राम में हम क्या कर सकते थे, पॉइंटर बना लेते ए क्लास का। पॉइंटर का साइज तो 4 बाइट्स ही रहता है अभिषेक, पॉइंटर का साइज थोड़ी चेंज होगा। अब मुझे बताइए, पी के अंदर मैंने ए क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखा, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? पी एरो लगा के F1 को कॉल कर लिया, डिलीट पी लिखा, तो पी जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है वो रिलीज हो गया। पी तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट रिलीज हो गया। उसमें मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसका एड्रेस रख देता हूं, पी एरो F1 को कॉल करता हूं। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, पॉइंटर तो एक ही बनाया, यहां पर कौन सा वाला F1 चलेगा, ए क्लास वाला या बी क्लास वाला? ए क्लास वाला है ना, कोई डाउट ही नहीं है। यहां पे कौन सा F1 चलेगा, ए क्लास वाला या बी क्लास वाला? बेटा यहां पर भी ए क्लास वाला ही चलेगा। इस F1 को तुम लोग शिफ्ट गियर फंक्शन समझ लो, और ए क्लास होगी कार क्लास और बी क्लास होगी स्पोर्ट्स कार क्लास। सोच के देखो, फंक्शन ओवरराइडिंग कर रहे हैं। स्पोर्ट्स कार क्लास वाला शिफ्ट गियर फंक्शन की ओवरराइडिंग करके निश्चिंत हो गया था कि अब तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसका ही शिफ्ट गियर चलेगा। पर यहां सिनेरियो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। पॉइंटर मैंने पेरेंट का बनाया है, ध्यान से देखो। पहले जब मैं F1 को कॉल कर रहा हूं तो पॉइंटर में ए क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस, और जब दोबारा मैं F1 को कॉल कर रहा हूं तो इस समय पॉइंटर में बी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ठीक है? बट द रियल प्रॉब्लम इज अर्ली बाइंडिंग। व्हाई अर्ली बाइंडिंग इज द प्रॉब्लम? बिकॉज ड्यू टू अर्ली बाइंडिंग व्हिच अकर्ड एट अर्ली स्टेज, प्रोग्राम रन होने के पहले जब कंपाइल हो रहा है उस दौरान बाइंडिंग हो रही है, तो कंपाइलर को नहीं मालूम कि पी में किसका एड्रेस आएगा, वो तो रन टाइम पे पता चलेगा। व्हाट बेस्ट कंपाइलर नोज इज द टाइप ऑफ द पॉइंटर। नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ द पॉइंटर? टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ द पॉइंटर? इट इज ए टाइप का पॉइंटर है, ओके। तो पी एरो F1 जब किया तो यहां कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं है, पॉइंटर है। तो किस पॉइंटर की मदद से F1 को कॉल किया जा रहा है? वो पॉइंटर ए टाइप का है, इसलिए ए क्लास में जाएंगे और देखेंगे कोई F1 है क्या, बाइंड हो गया। जब बी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पी में रखा तो भी बात वही है, पॉइंटर किस टाइप का है? पॉइंटर ए टाइप का ही है।
इसलिए ए क्लास में जाके F1 को ढूंढेंगे। हमारा ऑब्जेक्शन क्या है? अरे पी में बी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है तो बी क्लास में जाना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग हो रही है, अर्ली बाइंडिंग हो रही है, तो कंपाइलर को नहीं मालूम कि पॉइंटर के अंदर किसका एड्रेस आएगा। वो तो रन टाइम पे ही आएगा, रन टाइम पे ही पता चलेगा। कंपाइल टाइम पे उसे नहीं मालूम कि पी के अंदर तुम क्या रखोगे, लेकिन उसे ये जरूर मालूम है कि पी का टाइप क्या है। इसलिए वो पॉइंटर के टाइप के आधार पर तय करते हैं कौन सा वाला ये जो फंक्शन है कौन सी वाली क्लास में सर्च किया जाए। तो दोनों ही F1 ए क्लास वाले चलने वाले हैं। समझ में आई प्रॉब्लम? तुम चाहे कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे स्पोर्ट्स कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, शिफ्ट गियर कॉल होगा तो सिर्फ कार क्लास का। ये होना नहीं चाहिए। ये होगा तो फिर हमारे ओवरराइडिंग करने का फायदा क्या रहा? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि ऐसा ना हो, प्रॉब्लम की जड़ पे ही अटैक करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम की जड़ है अर्ली बाइंडिंग। भाई क्यों नहीं पता चल रहा कि पॉइंटर के अंदर किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है? क्योंकि वो बातें रन टाइम की है, कंपाइलर को नहीं पता चल सकती। तो पॉइंटर के अंदर जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, हम चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट वाली क्लास में उस फंक्शन को पहले तलाशा जाए और फिर बाइंड किया जाए। तो ये केवल रन टाइम पर ही संभव है, कंपाइल टाइम पे संभव नहीं है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंपाइलर से कि F1 फंक्शन जिसकी ओवरराइडिंग की जा रही है उसकी अर्ली बाइंडिंग मत करो, उसकी लेट बाइंडिंग करो, मतलब रन टाइम पे बाइंडिंग करो। कैसे? ये बात कंपाइलर को कैसे बोली जाए? तो जब आप पेरेंट क्लास में वो फंक्शन बना रहे हैं तो आप वर्चुअल लिख दीजिए। वर्चुअल इज अ कीवर्ड। अच्छा, इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन? सिंपल आंसर, अ फंक्शन विद प्रीफिक्स वर्चुअल। फंक्शन जब बनाओगे तो क्या कीवर्ड आपको यूज करना है? वर्चुअल। वर्चुअल कीवर्ड आपको यूज करना है तो वो वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा। ओके, वर्चुअल फंक्शन बन गया। क्या होता है वर्चुअल फंक्शन बनने से? कंपाइलर को पता चल जाता है कि इसकी अर्ली बाइंडिंग नहीं करनी है, लेट बाइंडिंग करनी है। ओके, तो कंपाइलर जानता है कि F1 की लेट बाइंडिंग करनी है, बाकी सभी फंक्शन की अर्ली बाइंडिंग होगी लेकिन F1 की लेट बाइंडिंग होगी। ठीक है, वर्चुअल लिखने से ऐसा होगा। जिस फंक्शन को आपने पेरेंट क्लास में वर्चुअल फंक्शन बनाया है, चाइल्ड क्लासेस में अगर इस फंक्शन की ओवरराइडिंग की जाती है तो वो भी ऑटोमेटिकली वर्चुअल फंक्शन माने जाते हैं, उसके लिए अलग से वर्चुअल कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बी क्लास के अंदर मौजूद F1 फंक्शन भी वर्चुअल फंक्शन है। आप यहां पर F1 को वर्चुअल बना रहे हो तो जब भी F1 फंक्शन कॉल होगा तो वो चीज क्या होगी? लेट बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग नहीं हो, लेट बाइंडिंग। अब रन टाइम पे पॉइंटर के टाइप के आधार पर डिसाइड नहीं किया जाता, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है इस आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो अब देखिए जब मेन फंक्शन के अंदर मैंने पी एरो F1 ऊपर लिखा है तो पी एरो F1 लिखा है तो क्या होगा? पी एरो F1 लिखा है तो क्योंकि पॉइंटर के टाइप के आधार पर नहीं देखेंगे, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है इसको देखेंगे, क्योंकि इसकी लेट बाइंडिंग हो रही है। तो पॉइंटर ए क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो ए क्लास वाला F1 बाइंड होगा। जब बी क्लास का पॉइंटर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और पॉइंटर पी में रख रहे हो तो पी एरो F1 जब बाद में लिख रहे हो सेकंड लास्ट लाइन में, तो पॉइंटर के टाइप का आधार नहीं माना जाएगा, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है इसको देखा जाएगा। अब आपको समझ में आया कि वर्चुअल फंक्शन बनाने से क्या हुआ? जो पॉइंटर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था उसने जब F1 को कॉल किया तो चाइल्ड वाला वर्जन चला, क्योंकि लेट बाइंडिंग हुई। क्योंकि पॉइंटर पॉइंटर में किस पॉइंटर का टाइप से मतलब नहीं, पॉइंटर किस टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है? बी क्लास के ऑब्जेक्ट पॉइंट कर, ओके, तो बी क्लास वाला F चलेगा। क्लियर हुआ? सो व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन? अ फंक्शन व्हिच इज प्रीफिक्स्ड विद वर्चुअल कीवर्ड इज कॉल्ड वर्चुअल फंक्शन। क्या होता है वर्चुअल फंक्शन से? इससे उस फंक्शन की लेट बाइंडिंग की जाती है, अर्ली बाइंडिंग नहीं होती। बाकी सभी फंक्शंस की बकाया अर्ली बाइंडिंग ही होगी पर इसकी लेट बाइंडिंग होगी, और यही हम चाह रहे हैं। क्योंकि अगर हमने लेट बाइंडिंग नहीं करी, देखो खास तौर पे ओवरराइडिंग के केस में आपको लेट बाइंडिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कौन किस तरीके से यूज करेगा आपके फंक्शंस को। ठीक है, अब जरा देखो इन दोनों लाइंस को, दोनों हूबहू एक जैसी लाइन से, बिल्कुल एक जैसी लाइन से। पर पहले वाले केस में ये कॉल हो रही है ए क्लास का F1 और दूसरे वाले में कॉल हो रहा है बी क्लास का F1। मुझे बताओ, इससे पहले दोनों ही ए क्लास वाले चल रहे थे पर अभी दोनों अलग अलग चल रहे हैं। अब सेम दिखने वाली चीजों के दो अलग अलग मीनिंग है, बिकॉज पॉइंटर में किसी और का एड्रेस आ चुका है, पॉइंटर के सब्जेक्ट पॉइंट करते बड़ा मायने रख रहा है ना, लेट बाइंडिंग। सो दिस इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म व्हिच इज इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शन। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक जैसे दिखने वाला सिंटेक्स पर उसके मीनिंग्स अलग अलग है। दिस इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि कौन सा वाला वर्जन चलेगा या बाइंड होगा इस सिचुएशन। ठीक, समझ में आया? तो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ बेस पॉइंटर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ, प्रोग्राम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। रन टाइम पे बाइंडिंग होगी, हालांकि वो इतना स्लो नहीं होगा कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, है ना, बहुत माइन्यूट अंतर आता है। ठीक है, बस अब थोड़ी सी क्लासेस और बची हैं, दो चार क्लासेस में हो जाना चाहिए। फाइल हैंडलिंग एक बड़ा टॉपिक बचा है, टेम्पलेट एक टॉपिक बचा है, और अभी इनहेरिटेंस से जुड़े छोटे छोटे तीन चार टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो उनको भी मुझे पढ़ाना है ना। दिस इज, यू कैन चेक। सी लैंग्वेज में फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा बना है? आप डेटा स्ट्रक्चर्स बना लीजिए, लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स बनाइए। ठीक है, सुजीत व्हाट्सएप करिएगा प्लीज।
बिल्कुल बताऊंगा। चेतन, तो अभी प्रोजेक्ट बनाने की बिल्कुल जल्दी मत करो, अभी प्रोग्राम्स बनाओ जितने ज्यादा हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग का प्लेटफॉर्म सॉल्व कर लो, उसमें सी लैंग्वेज के लगभग 60 प्रॉब्लम्स रखे हुए हैं, आप उनको कर लो, उससे आपका लेवल काफी बढ़ेगा, है ना? खुद को थोड़ा सा चैलेंज करोगे आप। प्रोजेक्ट तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है अगर आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाने तो। पर मैं अभी बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप प्रोजेक्ट के चक्कर में उलझो सी प्लस पढ़ते वक्त। आप प्रोग्रामिंग स्किल को बढ़ाने के लिए जरूर काम करो, प्रोजेक्ट लेवल पर अभी जाने की जल्दी मत करो। डेटा स्ट्रक्चर अच्छी करो और कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रोग्रामिंग करो। फर्स्ट ईयर वाले हो या किसी भी ईयर वाले हो, करना सेम ही चीज होती है। आप जब फर्स्ट ईयर में ये सब चीजें कर लेते हो तो आपके पास समय बचता है, तो ज्यादा प्रोजेक्ट बना पाते हो आप। डीएस के बाद हम पाइथन पढ़ें, ठीक है? कोई बात नहीं विकी, मैं बता दूंगा सी प्लस में डेटा स्ट्रक्चर की इंप्लीमेंटेशन का एक प्रोग्राम, डेटा स्ट्रक्चर वाले बैच में। दैट इज ग्रेट चेतन, इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा प्रोग्रामिंग में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। यस सुधांकर, कर सकते हैं, शुभांकर। आएगा जनवरी में, आएंगे बैचेस, आएगा भाई, उस पर काम चल रहा है, आएगा। डीएस वगैरह करने के बाद वेब डेवलपमेंट पे आना है उनको, तो पाइथन करेंगे, उसके बाद जेंगो करेंगे, दो चीजें। जावा का बैच भी आएगा, वो भी जनवरी एंड तक ही आएगा, ठीक है? चलिए, गुड नाइट।